chapter 12 of CrPC, which relates to the information to police and their power to investigate. Fine. कुछ सेक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. सेक्शन 154 से लेकर 176 तक टोटल मिला के 26 सेक्शंस इस चैप्टर में कवर होती हैं. क्विक रिवीजन हेडिंग्स के साथ करते हुए फिर हम अपने आज के सेक्शंस के साथ आगे बढ़ेंगे. अगर पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो सेक्शन 154 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, और अगर इंफॉर्मेशन रिसीव होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो सेक्शन 155 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे. कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर सेक्शन 156 प्रोवाइड करता है, और उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा वो 157 में लिखा है. इन्वेस्टिगेशन के बाद में रिपोर्ट सबमिट होगी, और रिपोर्ट किस तरह से सबमिट होगी उसके प्रोविजन सेक्शन 158 में है. सेक्शन 159 में मैजिस्ट्रेट के पास में ये पावर है कि वो फिर से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सके, और अगर ऐसा होगा तो 160 में पुलिस ऑफिसर के पास में पावर है टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. 160 में जब विटनेस आएंगे तो 161 में उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे, और 162 और 163 ये बात करता है स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल बेनिफिट्स टू द विटनेसेस व्हाइल रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट्स. 162 कहता है कि ये जो 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं इस पे सिग्नेचर की जरूरत नहीं है. विटनेस नीड नॉट टू साइन द स्टेटमेंट्स गिवन अंडर सेक्शन 161. और 163 कहता है, 163 जिसे हमें हमेशा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन सेक्शन 163 कहता है रिगार्डिंग द इंड्यूसमेंट थ्रेट एंड प्रॉमिस, जिसे हमेशा हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 के साथ में पढ़ना है. जब सेक्शन 161 के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएं, जब एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएं, तो जो विटनेसेस हैं उनको किसी तरह का इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस नहीं होना चाहिए. सेक्शन 164 कन्फेशंस से डील करता है. कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट जो कि मैजिस्ट्रेट के पास में रिकॉर्ड होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में. सेक्शन 164 में ये कन्फेशन और स्टेटमेंट्स मैजिस्ट्रेट के पास में रिकॉर्ड होंगे. सेक्शन 165 डील करता है रिगार्डिंग द सेक्शन 165 डील करता है रिगार्डिंग द सर्च ऑफ बाय द पुलिस ऑफिसर. लेकिन उससे पहले सेक्शन 164A जो प्रोविजन देता है रिगार्डिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप. सेक्शन 164A के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है. पहली बात, सेक्शन 164A 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, और दूसरी बात सेक्शन 164A में जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम नहीं हो सकता. 165 बताता है रिगार्डिंग द सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर, और 166 बताता है द सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन या फिर बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स. यानी कि अगर विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन सर्च करना है तो 165 के प्रोविजंस, और आउटसाइड द लोकल लिमिट्स अगर सर्च करना है तो 166 के प्रोविजन. इसी के साथ में 166A एंड 166B भी है. 166A प्रोविजन देता है रिगार्डिंग द सर्च ऑफ द प्लेस आउटसाइड इंडिया, और 166B बताता है कि बाहर का कोई अथॉरिटी अगर इंडिया में किसी प्लेस को सर्च करना चाहे तो उसके बारे में प्रोविजन. सेक्शन 167 provides about the procedure when investigation cannot be completed in 24 hours, then the accused, if in the custody, must be brought to the magistrate empowered to take cognizance for inquiry within 24 hours. सेक्शन 167 को हमेशा सेक्शन 57 ऑफ CrPC के साथ में पढ़ा जाना चाहिए. इट शुड बी रेड विद सेक्शन 57 जो विद इन 24 आवर्स अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड और अरेस्टेड पर्सन की अपीयरेंस को इंश्योर करता है इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट. यहाँ पे रिमांड इंक्रीज की जा सकती है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज के लिए, और 15 डेज के बाद में अगर रिमांड और इंक्रीज करनी है तो वो जुडिशियल कस्टडी के साथ ही होगा. जुडिशियल कस्टडी के लिए भी दो प्रोविजंस आपको मेनली ध्यान रखने हैं. अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो पनिशेबल है विद द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ
10 ईयर्स। कोई ऐसा पनिशमेंट है जो मैक्सिमम पनिशमेंट उसमें 10 ईयर्स का है, उससे ज़्यादा का नहीं है, तो ऐसे ऑफेंस में जुडिशियल कस्टडी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन 60 डेज तक की हो सकेगी मैक्सिमम। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ इम्प्रिजनमेंट है, सॉरी डेथ सेंटेंस है, तो उसमें 90 डेज तक का जुडिशियल कस्टडी इन्वेस्टिगेशन पर्पजेस के लिए हो सकेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 168 कि अगर इन्वेस्टिगेशन किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने किया है तो वो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करेगा सेक्शन 168 के अकॉर्डिंगली। 169 डील करता है 167 के कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा अगर पर्टिकुलर स्टेट का आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो। 168 में जैसे कि मैंने बताया कि सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने अगर इन्वेस्टिगेशन किया है तो वो अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करेगा। और 169 और 170 ये डील करते हैं कि क्या एविडेंस डेफिशिएंट है या फिर एविडेंस सफिशिएंट है। अगर एविडेंस कम है यानी कि सबूतों के अभाव में व्यक्ति को अक्यूज्ड को इमीडिएटली रिलीज किया जा सकेगा विद द बेल एंड बॉन्ड। और अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो फिर जो एक्यूज पर्सन है इफ ही इज इन द अरेस्ट, इफ ही इज अंडर डिटेंशन, तो उसे प्रेजेंट किया जा सकेगा मजिस्ट्रेट के पास में विद द एविडेंसेस। इसके बाद में आता है सेक्शन 171। सेक्शन 171 बात करता है रिगार्डिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रेंट। जो भी विटनेस और जो भी कंप्लेनेंट कोर्ट में उनको प्रेजेंट होना है तो उनको पुलिस के साथ होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को उनका किसी तरह की कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी एक प्रोवाइजो दे रखा है कि अगर वो डिनाई करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं अपनी अटेंडेंस से या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उनको कस्टडी में लेके डिटेन करके अरेस्ट करके भी प्रेजेंट किया जा सकेगा। सेक्शन 172 बताता है रिगार्डिंग द डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम पुलिस डायरी, इन्वेस्टिगेशन डायरी के नाम से जानते हैं, जिसमें एवरी डे की प्रोसीडिंग, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एवरी डे की प्रोसीडिंग मेंशन करनी होगी। सेक्शन 173 बात करता है फाइनल रिपोर्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत अच्छी तरह से 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। सेक्शन 173 डील करता है रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सेक्शन 154 में जो एफआईआर आई थी और उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था कंटिन्यूस, उसके बारे में सर्च भी किया, एविडेंसेस भी रिकॉर्ड किए, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए, रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर हुई। तो फाइनल रिपोर्ट जो प्रिपेयर होती है वो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सेक्शन 173 के अंडर में प्रिपेयर होगी। और उस रिपोर्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पे थोड़े से प्रोविजन है। हालांकि कल हमने इसको पढ़ लिया था, दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाएगा। नेम ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, द नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो ऑफेंस हुआ है उसके केस के सर्कमस्टांसेस जिसके नॉलेज में है ऐसे व्यक्तियों के नाम, whether any offense appears to have been committed of and if so by whom, क्या कोई रियल में ऑफेंस हुआ है और अगर हुआ है तो किसके द्वारा, whether the accused has been arrested or have been released on the bond and bail or whether the person is within the custody of section 170। तो ये सारे बातें कम से कम उसमें जो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट है जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है क्लोजर रिपोर्ट में। ये सारी बातें ध्यान किसे रखनी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उनको इन बातों का ध्यान रखना होता है। और सेक्शन 173 की रिपोर्ट में ही पॉइंट नंबर एच ही कहता है कि अगर कोई ऑफेंस रेप से रिलेटेड वाला है तो, या फिर जो यहाँ पे सेक्शन स्पेसिफाइड है 376 और उसके फर्दर प्रोविजंस, ऐसे में इस क्लोजर रिपोर्ट के साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन की कॉपी भी अटैच की जाएगी। इसके आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 174 की तरफ। 173 में फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हो गई और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल ट्रायल में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, नॉट क्रिमिनल ट्रायल, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में 3 स्टेजेस होती हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस ऑफिसर या फिर ऑथराइज्ड पर्सन करते हैं। सेकेंड स्टेज होती है इंक्वायरी जो कि मैजिस्ट्रेट करता है, मैजिस्ट्रेट हु इज हैविंग द पावर टू टेक कॉग्निजेंस। और थर्ड स्टेज होती है ट्रायल स्टेज विच इज कंडक्टेड बाय
द कोड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल फर्स्ट। जैसे ही सेक्शन 173 की क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हो जाती है मजिस्ट्रेट के पास में, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का स्टेज खत्म हो गया और ट्रायल का स्टेज बिगिन हो जाता है। सेक्शन 173 की क्लोजर रिपोर्ट को हम चार्ज शीट भी कह सकते हैं, चार्ज शीट भी कह सकते हैं। सिर्फ कि विदिका का क्वेश्चन है कुछ, सिर्फ ये है एच तक ही पढ़ा था, तो आपका कहना है ठीक है सेक्शन 173 के कुछ जो, हालांकि उसके आगे के पॉइंट्स इतने नहीं है इंपॉर्टेंट, फिर भी मैं उनको कवर कर लेता हूँ, ठीक है। एच तक जैसे कि आप बता रहे हैं, तो उसके जो फर्दर सबसेक्शन है उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 की तरफ हम आ रहे हैं, where a superior officer of the police has been appointed under section 158। सेक्शन 158 में अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, द रिपोर्ट शैल इन एनी केस इन विच द state government by general or special order so directs be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make further investigation। देखिए सेक्शन 158 को एक बार रिकॉल करें। सेक्शन 157 प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट पावर, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सेक्शन 158 बताता है दैट इज इन्वेस्टिगेशन व्हेन कंडक्टेड बाय द सीनियर ऑफिसर, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड उसका हेडिंग है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी वो सीनियर ऑफिसर करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हुआ था सेक्शन 158 में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं उनको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, और जो भी ऑफेंसेस चार्जेस लगे हैं वो मजिस्ट्रेट के पास में कौन सबमिट करेगा, वो सीनियर पुलिस ऑफिसर ही सबमिट करेगा। सबसेक्शन 4, whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond। तो देखिए दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो जो अक्यूज्ड है वो अभी भी कस्टडी में हो, या फिर हो सकता है अक्यूज्ड बॉन्ड पे रिलीज्ड है। तो यहाँ पे सबसेक्शन 4 डील कर रहा है कि अगर वो अक्यूज्ड बॉन्ड पे रिलीज्ड है, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और अदरवाइज एज थिंग्स फिट। तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकेगा उन बॉन्ड्स को डिस्चार्ज करवाने की, यानी कि उन बॉन्ड्स के बेसिस पे, उसमें जैसा कि लिखा है कि पर्सन को बुलाया जाए जो तारीख पड़ी है उस पर, तो उनके बेसिस पे, या फिर जैसे कि आगे जो भी मजिस्ट्रेट को अप्रोप्रिएट लगे। When such report is in respect of case to which section 170 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report। तो अगर सेक्शन 170 के प्रोविजंस इसमें अप्लाई होते हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए जरा, सेक्शन 170 में क्या था, मैंने सेक्शन 169 और सेक्शन 170 दोनों आपको एक साथ पढ़ाया था। 169 बात कर रहा था कि अगर एविडेंसेस इनसफिशिएंट है तो पर्सन को रिलीज कर दिया जाए, और 170 कर रहा था कि अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो पर्सन को प्रेजेंट कर दिया जाए कोर्ट में विद द एविडेंसेस। तो वही बात हो रही है कि अगर पर्सन को सेक्शन 178 अगर उस पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि सफिशिएंट एविडेंसेस मिल गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब उसे मजिस्ट्रेट के पास में फॉरवर्ड किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, उसके साथ में एक रिपोर्ट होगी। उस रिपोर्ट में क्या क्या हो सकेगा, all documents or relevant extract thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to magistrate during investigation। तो कौन से डॉक्यूमेंट साथ में दिए जाएंगे, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है। प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है यानी कि जो अभियोजन पक्ष है, जो उसे दोषी करार देने वाला पक्ष है, जो सरकारी वकील है, वो जिन बातों पर, जिन डॉक्यूमेंट्स पे, जिन फैक्ट्स के ऊपर रिलाई करता है, जिन बेसिस पे वो उसको दोषी प्रूव कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट साथ में प्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन अदर देन द थिंग्स विच हैव बीन ऑलरेडी सेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। सबसे पार्ट बी कहता है, क्लॉज बी कहता है द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 पुलिस वाले, ठीक है। 164 में मैजिस्ट्रेट नहीं किए थे रिकॉर्ड, और 161 में
पुलिस ने रिकॉर्ड किए थे. द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 of all the persons whom the prosecution proposes to examine as its witnesses. तो एक लिस्ट या फिर एक कह सकते हैं फर्द प्रेजेंट की जाएगी कोर्ट में सेक्शन 161 के जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं वो स्टेटमेंट्स भी और उनकी पूरी लिस्ट के कौन कौन से ये विटनेसेस हैं, क्योंकि उन विटनेसेस को फिर कोर्ट में बुलाया जाएगा दोबारा से. सब सेक्शन 6 देखिए क्या कहता है. इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट is not relevant. कौन से स्टेटमेंट? ये 161 वाले. So if the police officer is of the opinion that any part of any such statement is not relevant, काम के नहीं है to the subject matter of the proceedings. मान लीजिए 10 लोगों के एविडेंसेस लिए गए, उसमें 10 में से लगता है ये एक ने तो फालतू की बातें कही, ये केस से रिलेटेड कुछ बातें नहीं, ये तो ऐसे ही आ गया था बीच में. ठीक है, तो ऐसा अगर कोई है of the proceedings or that its disclosure to the accused is not essential इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, या फिर जो ऐसा कोई डिस्क्लोजर है, ऐसी कोई बातें हैं, ऐसे कोई फैक्ट्स हैं जिनके सामने आने या ना आने से किसी तरह के जस्टिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड इट्स इनएक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ही शैल इंडिकेट दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड अपेंड अ नोट रिक्वेस्टिंग द मैजिस्ट्रेट टू एक्सक्लूड दैट पार्ट फ्रॉम द कॉपीज टू बी ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड एंड स्टेटिंग हिज रीजंस फॉर मेकिंग सच रिक्वेस्ट. तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये पार्ट आप इसमें से रिमूव कर दें, और उसका रीज़न भी मेंशन करेगा राइटिंग में कि वो ऐसा रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है. तो जैसे कि मैंने बताया सेक्शन 173 के लिए तो आप इतना ही याद रख लें कि यहाँ पे फाइनल क्लोजर रिपोर्ट जिसे हम चार्जशीट कहते हैं वो सबमिट होती है, और ये इन्वेस्टिगेशन के पार्ट का लास्ट स्टेप है. बाकी पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जिनको आपको ज़्यादा बैठ के रटना पड़े. हाँ, रीडिंग के पर्पज से एक आप गो थ्रू कर सकते हैं. Subsection 7, where the police officer investigating the case finds it convenient so to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the documents referred to in subsection 5. अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ईजी लगता है, उसके लिए कन्वीनियंट लगता है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं सबसेक्शन 5 में, जो कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं, जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन रिलाई करेगा, उन सब की एक एक कॉपी उस अक्यूज को भी दी जा सकेगी. अगर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं देगा तो वो कोर्ट से निकलवा सकता है, कोर्ट से लेने की भी उसकी पूरी पूरी पावर है. ठीक है, कोई बताएगा मुझे कौन से सेक्शन में पावर है? अक्यूज्ड पर्सन को सारे डॉक्यूमेंट्स लेने की फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी डॉक्यूमेंट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेने की पावर कौन से सेक्शन में स्पेसिफाइड है? किसी को अगर याद आ रहा हो तो. मैंने पढ़ा है क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ. अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हुए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है जो अक्यूज्ड पर्सन है वो. ये CrPC कौन से सेक्शन में स्पेसिफाइड है? किसी के ध्यान में आ रहा है? नो वन? सेक्शन 207 एंड 208. सेक्शन 207 और 208 में ये स्पेसिफाइड है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस, इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स, सारी चीज़ें जो आई हैं अक्यूज के अगेंस्ट में, उसकी एक कॉपी उस अक्यूज को दी जाएगी. खैर, और लास्ट आता है इसका सबसेक्शन 8, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट. अब मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी है रिपोर्ट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं की जा सकेगी. अगर ज़रूरत लगती तो आगे भी की जा सकेगी. वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, he shall forward to magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed. तो अगर बाद में भी ऐसे कोई एविडेंसेस उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में आते हैं, चाहे वो ओरल हो या फिर डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या फिर मौखिक रूप से हो, तो उनको वो फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को फर्दर एक रिपोर्ट बना के. एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 6 शैल एज फार मे बी अप्लाई इन रिलेशन टू सच रिपोर्ट. तो जैसे प्रोविजंस फर्स्ट रिपोर्ट पे अप्लाई हुए थे, वही सारे प्रोविजंस ये इस सेकंड रिपोर्ट पे भी अप्लाई हो सकेंगे. ठीक है, सेक्शन 174, 175 एंड 176 इनको भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं, जिससे कि आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा.
ज़्यादा इसमें भी डिटेल आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 173 तक के जो प्रोविजंस हैं 154 से 173 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, लेकिन फिर भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं इनमें से भी प्रीलिम्स के, तो एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 174 बात करता है पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड केसेस। कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें एक पंचनामा जो प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में डील करता है सेक्शन 174। देखें क्या लिखा है, जिसको हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट और हिंदी में कहते हैं पंचनामा। ठीक है, ये होते हैं सुसाइड वगैरह के जो केसेस होते हैं उसमें मेनली इसका यूज होता है। when the officer in charge of the police station or some other police officer specially empowered by the state government। तो या तो पुलिस ऑफिसर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी अदर पर्सन को स्पेशली एम्पावर किया है, कोई सीबीआई वगैरह को अपॉइंट कर दिया, किसी अदर पर्सन को ऑथराइज किया है कि भी आप जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो फिर वो करेगा सर। ठीक है, इन दैट बिहाफ टू रिसीव्स इन्फॉर्मेशन दैट, ठीक है, तो यहाँ से अपन लेते हैं रिसीव्स इन्फॉर्मेशन दैट अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड और हैज बीन किल्ड बाय अनदर। तो या तो पर्सन ने खुद ने सुसाइड कर लिया है या फिर किसी अदर पर्सन ने उसका मर्डर वगैरह कर दिया है, और बाय एन एनिमल, या फिर किसी खूंखार जंगली जानवर ने उसको मार दिया कर दिया है, और बाय मशीनरी, और बाय एन एक्सीडेंट, या कोई हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है या कोई हैवी मशीनरी के साथ एक्सीडेंट हो गया है, और हैज डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन, या फिर किसी ऐसी परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है जो कि संदेहास्पद है। ठीक है, कोई भी ऐसी परिस्थितियां जो कि संदेहास्पद हैं, जो संदेहजनक है, ऐसी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो ऐसे में या तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर कोई स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन बाय द स्टेट गवर्नमेंट दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, और उसे लगता है कि किसी अदर व्यक्ति पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस किया हो सकता है, he shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate। देखिए इंपॉर्टेंटली किसे देगा वो ये इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट्स। मैंने आपको अभी अभी बताया था, दो वर्ड मैंने बताए, हिंदी में इसे कहते हैं पंचनामा और इंग्लिश में कहते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट हैव बीन डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। तो आपको ध्यान रहना चाहिए सेक्शन 174, जिसमें कि कोई भी जो अननेचुरल डेथ वाली सिचुएशन है उनसे रिलेट करता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, एंड अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय एनी रूल प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि आपको पता है सीआरपीसी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रोविजंस बना सकती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया है, और बाय एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय द डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने इस बारे में और कोई डायरेक्शंस नहीं दिए हैं, तब शैल प्रोसीड टू द प्लेस। तो वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद में, इंक्वेस्ट रिपोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद में उस प्लेस पर प्रोसीड करेगा जहां पे ऐसा कुछ हुआ है, वेयर द बॉडी ऑफ सच डिसीज्ड पर्सन इज एंड देयर इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट ऑफ द नेबरहुड। तो जहाँ पे उस मृत व्यक्ति का शरीर पड़ा है, डेड बॉडी रखी है, और वो भी दो ऐसे व्यक्तियों के साथ में जो वहाँ के आसपास के रहने वाले हों, शैल मेक एन इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाएंगे, ऑफ द अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, जो कि प्राइमा फेसी हमें उनको जो समझ में आ रहा है प्राइमा फेसी के भी क्या रीज़न हो सकता है, किस वजह से मृत्यु हो सकती है। देखते ही लग रहा है कि भी इसने फांसी लगाई होगी, तो सुसाइड है क्या, या किसी जंगली जानवर ने इसको मारा है, या एक्सीडेंट से इसकी डेथ हुई, जो भी इमीडिएट, यही इसी को पंचनामा कहा जाता है कि वहाँ पे प्रेजेंट जो स्पॉट है, स्पॉट पे विजिट करेंगे, वहाँ जाके दो कम से कम आसपास के कोई व्यक्ति होने चाहिए, और वहाँ पे वो इमीडिएट कॉज उसका देखेंगे कि व्हाट इज द अपेरेंट कॉज इज टू बी सीन फॉर द कॉज ऑफ डेथ, डिस्क्राइबिंग सच वोन्ड्स। और उसके साथ में तो सबसे पहला तो क्या बता रहे हैं वो उसको कि भाई कॉज ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, कॉज ऑफ डेथ बता दिया, उसके बाद में डिस्क्राइबिंग द वोन्ड्स कि क्या क्या चोटें हैं, किस तरह की चोटें हैं, फ्रैक्चर्स, कोई हड्डियां वगैरह टूटी हुई अगर हैं तो, ब्रुइसेस एंड अदर मार्क्स ऑफ इंजरी। तो जिस तरह की इंजरी वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ों की बनाया जाएगा, एज मे बी फाउंड ऑन द बॉडी,
एंड स्टेटिंग इन व्हाट मैनर और बाय व्हाट वेपन और इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये चोटें लगाई गई होंगी और किस तरह के हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया गया होगा, अगर कोई हुआ है तो, ज़रूरी नहीं हथियारों का इस्तेमाल हुआ हो। सच मार्क्स अपीयर्स टू हैव बीन इन्फेक्टेड। ये पंचनामे की बात हो रही है, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है। ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट किसे सबमिट की जाएगी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। और इसके बारे में अदर फर्दर डायरेक्शन प्रोविजन वगैरह कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी बना सकता है। फर्दर, द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन्स। कौन से अदर पर्सन्स? वो जो 2 पर्सन पड़ोसी इकट्ठे किए थे ना। और बाय सो मैनी ऑफ देम एज कॉन्कर देयर इन, या फिर कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा तो और 50 लोग वहाँ खड़े हो सबके करा लो। एंड शैल बी फोर्थविथ फॉरवर्डेड टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में फाइनली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जा सकेगी। ठीक है, तो ये था सेक्शन 174 जो अननेचुरल डेथ में इंक्वेस्ट रिपोर्ट से डील करता है। सेक्शन 174 के कुछ और प्रोविजंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक व्हेन द कॉज इन्वॉल्व सुसाइड बाय अ वुमन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट के भी कुछ सेक्शंस अप्लाई हो जाएंगे। विद इन 7 years ऑफ मैरिज अगर किसी वुमेन की डेथ होती है, चाहे वो अननेचुरल डेथ है या फिर सुसाइड केस है, तो ऐसे में फिर ये क्या केस बन जाता है? ये आ जाता है ऑन द मर्डर केस में आ जाता है कि ये इसको दहेज के लिए मारा गया है। The case relates to the death of woman within 7 years of her marriage in any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committed the offence in relation to वो आग वाग से जला देना। The case relates to death of a woman within 7 years of her marriage and may any relative of the woman has made a request in this behalf, और या फिर उस वुमन की किसी रिलेटिव ने, उसके माता पिता ने, उसके भाई बहन ने, किसी ने कंप्लेंट की कि हाँ हमें शक है इसकी की जाए जांच। देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, और कोई डेथ के लिए कोई अदर कॉज नजर आ रहा हो। द पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसिडर्ड इट एक्सपीडियंट टू सो टू डू, या फिर अदर कोई ऐसा रीजन अगर उसको दिख रहा है पुलिस ऑफिसर। तो ये सारी चीज़ें बताइए। मेनली तो ये है कि वुमेन की अगर कोई अननेचुरल डेथ है और वो भी 7 years विद इन 7 years में है, तो ऐसी सिचुएशन में जो वो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर सकेगा या उसकी क्या पावर्स होंगी? ही शैल सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। तो ये तो बात है कि जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जी बिल्कुल 304B ऑफ IPC, बिल्कुल सही बताया आपने। डाउरी डेथ जो आप कह रहे हैं विधिका, आपने भी बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड। फॉरवर्ड द बॉडी विद अ व्यू टू इट्स बीन एग्जामिन्ड, तो ऐसी बॉडी को फॉरवर्ड किया जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन और अदर क्वालिफाइड मेडिकल मैन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में इस बिहाफ में अगर कोई और मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड है तो उसके पास में। इफ द स्टेट गवर्नमेंट वेदर एंड द डिस्टेंस एडमिट ऑफ इट्स बीइंग सो फॉरवर्डेड विदाउट द रिस्क एंड ऑल, तो उसके ये बस जिसको हम कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। फर्दर, द फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट्स are empowered to hold inquest, namely district magistrate, sub-divisional magistrate, or any other executive magistrate especially empowered in this behalf by the state or district magistrate। तो ये दोबारा से एक बार इस चीज़ को रिपीट कर दिया गया कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट के लिए एम्पावर्ड कौन कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इफ स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 175, वैसे तो टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है, बट देखते हैं जितना भी कवर हो जाए कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें। 175 बात करता है पावर टू संबंध द पर्सन्स। संबंध का मीनिंग आप जानते हैं, बुलावा पत्र। अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174। 174 क्या था? सेक्शन 174 जो कि अननेचुरल डेथ से रिलेट कर रहा था और उसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट से डील कर रहा था। तो a police officer proceeding under section 174 may by order in writing summon 2 or more persons as aforesaid for the purpose of said investigation
and any other person who appears to be acquainted with the facts of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions other than questions the answers to which would have been tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture. तो 174 में की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किन्हीं भी दो व्यक्तियों को ऐसा बुलाया जा सकेगा, सम्मन किया जा सकेगा, ऐसे दो व्यक्ति जिनके पास में ऐसी इंफॉर्मेशन होने की उम्मीद है। अब कौन हो सकते हैं वो? भाई किसी महिला की अगर डेथ हुई है तो उसके जो पड़ोसी हैं दोनों तरफ के, उस घर के दोनों तरफ जो पड़ोसी हैं, एक एक को बुला लिया जाए, और ऐसी सिचुएशन में उनको आना कंपलसरी होगा, वो मना नहीं कर सकते। किसी फैक्ट्री में अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उसके साथ काम करने वाले कोई दो व्यक्तियों को बुला लिया जाए। तो बस ये है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा माना जाता है कि इनके पास में उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, द पर्सन हु अपियर्स टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, जिनके पास में उस केस से रिलेटेड संबंधित तथ्य होने की, जानकारी होने की संभावना है, ऐसों को बुलाया जाएगा और उनको आना जरूरी होगा और आंसर देना भी जरूरी होगा। बाउंड टू अटेंड, उनको आना ही पड़ेगा। ठीक है। इफ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज, अब जब फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे ये लोग और वो डिस्क्लोज करते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज। सेक्शन 170 में क्या था? सेक्शन 170 में था कि अगर एविडेंसेस वगैरह मिल गए हैं तो उसको पर्सन को फॉरवर्ड कर दें मजिस्ट्रेट को। अब यहाँ पे अगर ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं कि पता चलता है नहीं नहीं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो कुछ ऐसे ही मान लीजिए कोई जंगली जानवर ने किसी को मार दिया, तब जंगली जानवर के ऊपर कौन से चार्जेस लगाएंगे आप? तो वो तो कॉग्निजेबल में आएगा नहीं फिर। तो सच पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड अ मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो फिर वो 169 की बातें अप्लाई हो जाती हैं उस पर, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट अपीयर होने की जरूरत उसे नहीं है। सेक्शन 176, द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट इनटू द कॉज ऑफ डेथ। अब जो कॉजेज ऑफ डेथ हैं, इस बात की इंक्वायरी की जाएगी। 174 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट हुई थी और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन पर्पज से 175 का भी प्रोविजन है, लेकिन 176 में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, 176 में इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी जो कि सेक्शन 2G में डिफाइंड है, वो इंक्वायरी जो कि मैजिस्ट्रेट करवाएगा, वो मैजिस्ट्रेट जिसके पास में कॉग्निजेंस लेने की पावर है सेक्शन 190 की। ठीक है। तो इंक्वायरी होगी, तो इंक्वायरी बाय द मैजिस्ट्रेट इनटू द कॉज ऑफ द डेथ व्हेन द केस ऑफ एनी नेचर रेफर टू इन क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज सेकंड, क्लॉज ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 174, यानी वही बात आ रही है अननेचुरल डेथ्स वाली। द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, तो किसके पास पावर है इंक्वेस्ट होल्ड करने की? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। And in any other case mentioned in subsection 1 of section 174, any magistrate so empowered by may hold an inquiry. May hold an inquiry मतलब अगर उसको लगता है तो इंक्वायरी होल्ड करेगा, नहीं लगता है तो नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। May hold an inquiry into the cause of the death either instead of or in addition to the investigation. तो या तो इन्वेस्टिगेशन की जगह वो इंक्वायरी करवाना चाहे तो करवा सकता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन तो हो ही गया है साथ में इंक्वायरी भी करवाना चाहे तो करवा सकता है। यानी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन दोनों भी हो सकती हैं और दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। Held by the police officer, and if he does so he shall have all the powers. अब यहाँ पे आ रहा है he shall have all the powers in conducting it which he would have in holding an inquiry into the an offense. तो जैसे कि उसको इंक्वायरी करने, कंडक्ट करने की पावर है, वो सारी यहाँ पे रहेंगी। Where any person dies or disappears or rape is alleged to have been committed on any woman. While such person or woman, तो या तो कोई व्यक्ति गायब हो गया है, या तो मृत्यु हो गई है या फिर गायब हो गया, डिसअपियर्स हो गया, या फिर किसी के वुमेन के ऊपर रेप वगैरह के चार्जेस हैं कि भी उसका रेप हुआ है। While such person और woman is in the custody of the police, और ये जो पर्सन की डेथ हुई है या पर्सन जो डिसअपियर हुआ है या जो वुमन का डेथ हुई, सॉरी वुमन का रेप हुआ है, ये अगर कस्टडी में हुआ है तो कस्टोडियल रेप या फिर कस्टोडियल डेथ्स की बात हो रही है। अगर ऐसा कोई काम कस्टडी में हुआ है ऑथराइज्ड बाय लॉ, वो कस्टडी भी ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट थी,
ठीक है, इलीगल कस्टडी नहीं थी, ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट और द कोर्ट थी. Under this code, in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the judicial magistrate or the metropolitan magistrate. तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही थी उसके साथ साथ एक और इंक्वायरी की जा सकेगी ऐसे में, कौन सी सिचुएशन में, अगर कोई कस्टोडियल डेथ की बात आती है. और वो इंक्वायरी कौन करेगा, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात हो रही है, और या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो. एज द केस में बी विद इन, और ये इंक्वायरी कितने दिन में की जानी चाहिए, विद इन whose local jurisdiction the offence has been committed. तो ये जो इंक्वायरी की जानी है, जिस कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करवाएंगे जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसा कुछ हुआ है. द मैजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस taken by him in connection therein in any manner hereinafter provided according to the circumstances of the case. जो भी एविडेंसेस मिलेंगे उस मैजिस्ट्रेट को इस इंक्वायरी में, उन्हें वो रिकॉर्ड करेगा. Whenever such magistrate considers it expedient to make an examination of the dead body of any person who has already entered into in order to discover the cause of his death, the magistrate may cause the body to be डिसइंटर्ड एंड एग्जामिन्ड. तो अगर मैजिस्ट्रेट को ज़रूरत लगती है तो उसका एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकेगा डेड बॉडी का. Where an inquiry is to be held under this section, the magistrate shall, wherever practicable, inform the relatives of the deceased whose name and address are known. अगर जो जिसकी डेथ हुई है उसका नेम और एड्रेस पता है तो उसके रिलेटिव्स को, नियरेस्ट उसके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा. एंड शैल अलाउ देम टू रिमेन प्रेजेंट एट द इंक्वायरी, और इंक्वायरी के समय वो प्रेजेंट रह सकें, ऐसा इंतजाम किया जाएगा. एंड फाइनली द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बात आई है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास में इंक्वायरी की पावर वो तो हमने दी थी 174 में, जो भी कोई डेथ्स हैं तो उसके लिए पावर मिली हुई थी यहाँ पे, और पुलिस ऑफिसर के पास में इन्वेस्टिगेशन की पावर थी. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को तो इन एडिशन पावर कब मिली है, जब कोई कस्टोडियल डेथ की बात हो रही है या फिर कस्टोडियल रेप की बात हो रही है, तब स्पेशल पावर मिली है. ठीक है, तो ऐसे में एज द केस में बी सबसेक्शन 1A शैल विद इन 24 आवर्स ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन फॉरवर्ड द बॉडी विद द व्यू ऑफ इट्स बीइंग एग्जामिन्ड विद द नियरेस्ट सिविल सर्जन. तो ऐसे में विद इन 24 आवर्स सिविल सर्जन से उस बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाना कंपलसरी रहेगा. एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन रिलेटिव मीन्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर एंड स्पाउस. हियर वी एंड अप विद चैप्टर नंबर 12. कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे, और सुबह की क्लास में हम कल कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे. किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो वो आप अपने ग्रुप में लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे टाइम आउट हो रहा है तो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं.